नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरों में, सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके। और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, क्या आपको पता है कि प्रदूषण से भारत में कितने लाख लोग मरे नहीं है, तो आप थोड़ा गूगल सर्च करें। किसी मीडिया में कोई ऐसी बहस का मुद्दा नहीं है, कोई ऐसी बहस का या चर्चा नहीं हुई है। अगर आप सुनोगे और आप सर्च करोगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि देश में प्रदूषण से भी कितने लोग मरते हैं। मैं ये आंकड़ा इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो ही आपको पता लगेगा कि प्रदूषण से होने वाली मौत का आंकड़ा कितना भयावह है। लेकिन कोई मीडिया में चर्चा नहीं, वो चर्चा करेंगे प्रोपेगेंडा के जरिए, किसी फालतू के उससे अगर आपका विकास हो सकता है, देश का विकास हो सकता है, तो आप बिल्कुल शानदार तरीके से उसको देखें। और अगर आप सोचें अगर नहीं हो सकता है तो आप उस चैनलों को देखना बंद करें ताकि आपका देश विकास कर सके और आप विकास कर सके। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज फिर बुधवार को 28वां दिन रहा और आज 29वां दिन है। गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार की ओर से एक बार फिर से बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। किसान संगठन की ओर से कहा गया कि हम तीनों कानूनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने से पूरी दुनिया खौफजदा है। इसी बीच ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने बुधवार को कहा कि दक्षिण अफ्रीका से यात्रा कर आए कुछ लोगों के संपर्क में आने वालों में कोरोना वायरस के एक और नए वेरिएंट का पता चला है, जिसके बाद पिछले 2 हफ्ते में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले सभी लोगों को खुद को आइसोलेट करने के लिए कहा गया है। हरियाणा पुलिस ने 13 किसानों के खिलाफ हत्या और दंगे के प्रयास के मामले दर्ज किए हैं। इन किसानों ने पहले केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिले को रोककर काले झंडे दिखाए थे और लाठियां भी चलाई थी। कांग्रेस की राज्य प्रमुख कुमारी शैलजा ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे सरकार की हताशा बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। इस दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी रहेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 बजे शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के चलते भारत सरकार ने 31 दिसंबर तक वहां से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। वहीं मंगलवार रात ब्रिटेन से एक उड़ान में यात्री को कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसके बाद उसे दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं महाराष्ट्र में ठाणे नगर निगम ने कल बुलेट ट्रेन मार्ग के लिए ठाणे में लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि के मुआवजे के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ठाणे नगर निगम को शिवसेना नियंत्रित करती है। सीरम इंस्टीट्यूट के टीके के देश में आपात इस्तेमाल की मंजूरी इस हफ्ते तक मिल सकती है। इससे जुड़ी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कोरोना पर गठित टास्क फोर्स की मंगलवार को हुई बैठक में सीरम इंस्टीट्यूट के दस्तावेज पर्याप्त मिले हैं। सीरम ने टीके के उत्पादन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रेजेनेका से करार किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित केंद्रीय प्रयोगशाला में सीरम इंस्टीट्यूट की करीब 2.5 करोड़ डोज को हरी झंडी मिलने के बाद 2 करोड़ डोज के बैच की जांच शुरू हो चुकी है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने न्यूमोनिया रोग के लिए स्वदेश में पहला टीका विकसित किया है, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन अगले सप्ताह लॉन्च कर सकते हैं और इसके बाद ये बाजार में उपलब्ध होगा। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि टीका मौजूदा समय में 2 विदेशी कंपनियों द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे टीकों के मुकाबले काफी सस्ता होगा। मशहूर मलयालम कवित्री और पर्यावरण कार्यकर्ता सुगाथा कुमारी का बुधवार को कोरोना से निधन हो गया। 86 वर्षीय कवित्री का तिरुवनंतपुरम स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना का इलाज चल रहा था। पद्मश्री से सम्मानित सुगुथा कुमारी कोरोना संक्रमित पाई गई थी। किसान दिवस के मौके पर हैदराबाद के किसानों से संवाद में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बुधवार को कहा कि किसान और सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए बातचीत ही एक रास्ता है। नायडू ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। जल्दी किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा।
वहीं पिछले 3-4 दिनों से ठंड में से मिली राहत के बाद अब पारा फिर से लुढ़कने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों ने पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे मैदानी राज्यों में शीतलहर की संभावना जताई है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी और उत्तर पूर्व से आने वाली हवा की वजह से आज से फिर ठंड के जोर पकड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के माउंट आबू में पिछले 10 दिनों में सुबह के समय जगह जगह ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो रही है। वहीं कोरोना से देश बेहतर ढंग से निपट रहा है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 20 में मौत की दर नेशनल एवरेज 1.4% से भी कम हो गई है। वहीं 3.2 के साथ पंजाब टॉप पर है और 2.6% के साथ महाराष्ट्र दूसरे पायदान पर है। लक्षद्वीप ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां कोई केस नहीं आया है। वहीं देश में बुधवार को 24 घंटों में 24,236 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। वहीं 29,364 लोगों ने मरीजों ने कोरोना को मात दी। वहीं 302 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून जिला जज प्रशांत जोशी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के जारी आदेश में कहा गया है कि जिला जज जोशी 21 और 22 दिसंबर को मसूरी कोर्ट सरकारी वाहन से न आकर के सोनी नामक व्यक्ति की ऑडी कार से गए थे, जिस पर कुछ दिनों पहले ही राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट ने इस कार के नंबर का उल्लेख भी अपने आदेश में किया और इसे सरकारी सेवा मानकों का उल्लंघन पाया गया है। वहीं औरंगाबाद में एक महिला कमर दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टरों के पास गई। उसकी जांच करते वक्त डॉक्टर हैरान रह गए जब महिला के पूरे शरीर में पस यानी मवाद जमा था। महिला को पहले कोई बीमारी नहीं थी। महिला में कोरोना की एंटीबॉडी मिली थी, इसलिए डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला कि कोरोना से ठीक होने के बाद के नए लक्षण है। 3-4 सर्जरी कर महिला के शरीर से पस निकाला गया। अब वह स्वस्थ है, लेकिन दुनिया में इस तरह के महज 7 मामले सामने आए हैं और भारत में यह ऐसी पहली घटना है। राजस्थान के 1.65 करोड़ लोगों को सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। इसके लिए 5 श्रेणियां बनाई गई है। इसमें 1.58 करोड़ लोग 50 वर्ष से अधिक आयु के शामिल है। 3.5 लाख डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल से जुड़े हुए हैं। वहीं करीब 1.5 लाख पुलिसकर्मी, आरएसी, होमगार्ड्स और आर्म फोर्सेस से जुड़े होंगे। करीब 2 लाख कर्मचारी अर्बन और ग्रामीण निकायों से जुड़े होंगे। वहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार को राजस्थान के 12 जिले के पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव को गिरफ्तार कर लिया है। रिश्वतखोरी के मामले में एसीबी ने पूछताछ के लिए इंद्र सिंह राव को जयपुर बुलाया था। पूछताछ के बाद शाम 5 बजे गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 31 दिसंबर की रात होने वाले जश्न के सारे कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने 31 दिसंबर की रात 8 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। यह कर्फ्यू सभी नगर निगम, नगर परिषद और 1 लाख से अधिक आबादी के शहरों में लागू होगा। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में देश दुनिया के निवेशकों को आकर्षित करने की हर क्षमता मौजूद है। जरूरत है तो बस अनुकूल माहौल तैयार करने की। उन्होंने कहा कि सोलर और विंड सेक्टर में ऊर्जा उत्पादन की अपार क्षमता, कुशल मानवीय संसाधन, विस्तृत लैंड बैंक, मुफीद भौगोलिक स्थिति, बेहतर कानून व्यवस्था के तहत हित में तैयार की गई नीतियां और फैसले ऐसे मजबूत पक्ष हैं। वहीं दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता खराब होने का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली में प्रदूषण पर नजर रखने वाली इकाई और 3 अन्य राज्यों की इकाइयों को निर्देश दिया है कि वह क्रिसमस और नए साल के मौके पर पटाखे की बिक्री और इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध पर कड़ी नजर बनाए रखे। किसान सेना के लगभग 20,000 सदस्य केंद्र के कृषि कानूनों के समर्थन में गुरुवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक मार्च करेंगे, जिससे लगभग 1 महीने तक शहर की सीमाओं के आसपास डेरा डाले हुए हजारों किसानों के साथ आमना सामने होने की उम्मीद की जा रही है। किसान सेना के संयोजक गौरीशंकर सिंह ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि कृषि कानूनों के समर्थन में राज्य के ब्रज क्षेत्र के किसान शामिल होंगे। वहीं राजस्थान के उदयपुर से गणतंत्र दिवस 2021 की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों की बैठक बुधवार को जिला परिषद सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। एडीएम ने कहा कि इस बार जिला स्तरीय समारोह में कोविड-19 के दृष्टिगत केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार संक्षिप्त और गरिमापूर्ण कार्यक्रम ही रखे जाएंगे। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने, आगंतुकों को
मास्क पहनकर कार्यक्रम में आने, कार्यक्रम स्थल और परिसर में सैनिटाइजेशन कराने के संबंध में संबंधित विभागों को निर्देश प्रदान किए। वहीं राजस्थान के उदयपुर से भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संचालित केंद्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स ऑनलाइन छात्रवृत्ति योजना के आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। उदयपुर से ही राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा निर्देशित किशोरी शैक्षिक उत्सव उदयपुर जिले के समस्त 544 पीईओ विद्यालय स्तर पर गुरुवार को ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। वहीं उदयपुर से ही पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान की ओर से किसान दिवस पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन हुआ। संस्थान के उपनिदेशक डॉक्टर राकेश पोखरना ने कहा कि किसान अपने पशुधन का उचित रखरखाव करके उन्नत पशुपालन कर अधिकाधिक लाभ कमा सकता है। वहीं राजस्थान के लाडनू से जैन विश्व भारती संस्थान के आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय में आंतरिक व्याख्यान माला के अंतर्गत अभिषेक चारण ने महाकवि रसखान की कृष्ण भक्ति और उनकी रचना संसार विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किए। प्राचार्य प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुए इस व्याख्यान में चारण ने बताया कि रसखान मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते थे और उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, परंतु कृष्ण की भक्ति उनके रोम रोम में बसी हुई थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति और उन पर काव्य रचने में लगा दिया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।